आज की कहानी का शीर्षक है ब्लैक और वाइट। नाश्ते की मेज पर फिर से झगड़ा हो गया था। मैं चैन से अपने आलू के पराठे पुदीने की चटनी में डुबो कर खा ही रहा था कि पापा ने फिर से वही टॉपिक छेड़ दिया था। बोले, सिद्धांत, मुझे इस मामले पर और बहस नहीं करनी है। इट्स फाइनल, तुम हॉस्टल जा रहे हो। 5 दिन में फोर्स जमा करने की आखिरी तारीख है। मैंने कॉलेज के ट्रस्टी से बात कर ली है। मेरे अंदर गुस्सा भरा हुआ था। मैंने पापा से कहा, पापा प्लीज़, एक बार फिर मैं हॉस्टल नहीं जाना चाहता। प्लीज़ मुझे फोर्स मत कीजिए आप लोग। मुझे नहीं पसंद वो गंदी डॉर्मेट्रीज, गंदी पीली दाल जो पूरे साल मिलती है, और मैं वो बाथरूम नहीं शेयर करना चाहता। क्यों आप पीछे पड़े हैं? इतना बड़ा बोझ हूँ क्या मैं? मेरे फ्रेंड्स यहाँ हैं, आप लोग हैं यहाँ, सब ठीक तो है? तो मुझे क्यों भेजना जा रहे हैं आप वहाँ पे? आप बोर्डिंग गए थे, ग्रेट, मैं नहीं जाना चाहता ना। पापा मम्मी की तरह घूमे और बोले, देख लिया आपके लाड़ प्यार का नतीजा। मैंने हॉस्टल में ही तो वो डिसिप्लिन सीखा, और उसी की वजह से, अपनी मेहनत की वजह से आज मैं यहाँ पर हूँ। गायत्री, समझाओ उसे, आज शाम तक मुझे वो कोर्स भरे हुए चाहिए। मैं कुछ नहीं कहा, बस गुस्से में स्कूल पहुँच गया। अपने गैंग को ढूंढ रहा था कि कोई मिले तो थोड़ा हंसी मजाक हो, ज़रा हल्का महसूस हो, लेकिन कोई दिख ही नहीं रहा था। गैंग कैंटीन में नहीं था, प्लेग्राउंड में नहीं था। आखिरकार देखा क्लास में मजमा लगा था। क्लास में बड़ा शोर था। मैंने सोचा, लगता है रिज़ल्ट की तारीख अनाउंस हो गई थी। मैंने ये भी सोचा कि आज सारे फ्रेंड्स से कहूँगा कि फ़िल्म देखने चलते हैं। अभी मस्ती कर ले, रिज़ल्ट में जो आएगा वो देखा जाएगा। कम से कम ये हॉस्टल की चिक चिक से कुछ मन तो हटेगा। अचानक सबने मुझे देखा और एक सेकंड में शोर खामोशी और फुसफुसाहट में बदल गया, जैसे किसी ने गर्म दहकती हुई कढ़ाई को बर्फीले पानी में फेंक दिया हो। मैंने कहा, क्या हुआ यार? मैं शर्मा सर नहीं हूँ। मैंने देखा कि सारी क्लास एक अखबार में कुछ देख कर उसी के बारे में बात कर रही थी। मेरे दोस्त अब वो अखबार एक डेस्क के पीछे छुपाने की कोशिश कर रहे थे। मुझे समझ ही नहीं आया कि ये क्या गोरख धंधा है, ये क्या हो रहा है। ये मार्च के महीने में अप्रैल फूल जैसा सीन तो नहीं था। मैंने कहा, क्या छुपा रहे हो यार, मेरे पहले प्यार? अंजलिना जोली की तस्वीर छिपी है क्या? कोई पेपर देने को राज़ी ही नहीं हो रहा था। आखिरकार मैंने खुद ही जाकर एक दोस्त के हाथ से अखबार छीन लिया। हेडलाइन पढ़ी तो मेरे चेहरे से हंसी गायब हो गई। उसमें शहर के सबसे भ्रष्ट अधिकारियों की लिस्ट इनकम टैक्स विभाग की किसी प्रोफाइल से निकालकर छाप दी गई थी। तीसरे नंबर पर मेरे पापा का नाम था। मुझे नहीं लगता कि मैं वो नज़ारा कभी भूल पाऊँगा। क्लास में एक तरफ आखिरी 4 करताओं में मैं, मेरे दोस्त और क्लासमेट बैठे थे, और क्लास के दूसरे छोर पर एक खाली ब्लैक बोर्ड के ठीक सामने खाली बेंच पर उस पार एक अखबार हाथ में लिए मैं खड़ा था। इस क्लास के बाहर, इस स्कूल के बाहर, इस शहर में ऐसे ही इतने हज़ारों चेहरे होंगे। मेरे परिवार पर हंस रहे होंगे, गुस्सा कर रहे होंगे। मेरे पापा का नाम शहर के सबसे भ्रष्ट लोगों में था। कई मिनटों तक मेरे पाँव ही वहाँ से नहीं हिले, जैसे मैं लोहे का एक पूत बन गया हूँ और ज़मीन एक विशाल चुंबक।
मेरे हाथ कांप रहे थे, मुझे चक्कर आ रहा था। दादाजी का चेहरा मेरी आंखों के सामने घूम रहा था। वही दादाजी जिन्होंने सिखाया था कि किसी का 1 रुपया भी अगर गलती से पास रह जाए तो उसे वापस करो, ईमानदार बनो, अच्छा इंसान बनो। मैं धीरे धीरे चलता हुआ क्लास के बाहर निकला। ऐसा लग रहा था कि मेरी पीठ में हजारों तलवारें, तीर, भाले एक साथ घुसे जा रहे थे। असल में ये मेरे दोस्तों की नज़रें थी जो मुझे क्लास से निकलते हुए देख रही थी। वही नज़रें जिनमें मैं आज गिर गया था और एक बेईमान आदमी का बेटा बन गया था। मैं स्कूल से बाहर निकला। रोज़ की तरह ऑटो नहीं पकड़ा। 1.5 घंटे पागलों की तरह पैदल चलता रहा। घर पहुंचा तो पसीने से लथपथ, कमीज़, स्कूल की टाई अस्त व्यस्त। कमरे में जाकर बिस्तर पर लेट गया। पता ही नहीं चला कब आंसू निकल पड़े। फ़ोन पर SMS आया। मेरी गर्लफ्रेंड अंजलि का था। वो मुझसे मिलना चाहती थी। मैंने फ़ोन किनारे रख दिया। महंगा था फ़ोन, 30,000 रुपये का। पापा ने पिछले जन्मदिन पर तोहफा दिया था। आज उस फ़ोन को छूने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। 3 घंटे वैसे ही पड़ा रहा। फिर अचानक उठा और पापा की स्टडी में चला गया। एक बदहवास खोजी कुत्ते की तरह कुछ ढूंढ रहा था मैं। शाम को पापा वापस आए। घर पर सब ऐसे बन रहे थे जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। मैं वापस अपने कमरे से कागज़ के 2 पन्ने लेकर पापा की ओर बढ़ा। पापा ने कॉफ़ी किनारे रखी और बोले, हाँ, भर दिया बोर्डिंग का फॉर्म? चलो कल भिजवा देता हूँ। ये लो 5,000 रुपये, हॉस्टल के लिए शॉपिंग कर लेना। मैंने कहा, पापा ये हॉस्टल का फॉर्म नहीं, कुछ और ढूंढ कर लाया हूँ आपके कमरे से। ये आपकी सैलरी स्लिप है। इसमें लिखा है कि आपकी तनख्वाह 30,000 रुपये है। तो हमारे पास ये सब कहाँ से आया? कैसे बताऊँ आपको कि वो लम्हा क्या था? 14 साल के एक बच्चे ने अपने पिता से ये पूछने की हिम्मत की थी, अगर उनकी तनख्वाह 30,000 रुपये थी तो सारा ऐशो आराम कहाँ से आया था? पापा ने सैलरी स्लिप हाथ में ली और अपने कमरे की ओर चल गए। मम्मी अब तक किचन के बाहर आकर खड़ी हो गई थी। गुस्से में तनमनाती हुई बोली, सिद्धांत, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपने पापा से ऐसे बात करने की? तुम इतने बड़े हो गए हो कि पापा से सवाल जवाब करने लगे? उन्हें शायद विश्वास नहीं हो रहा था कि उनका शर्मिला छोटा बेटा कभी इतने कड़वे सवाल कर सकता है। नौकर एक कोने में दुबक गया और बार बार वही सब्जियां धोने लगा। क्या मेरे अलावा सब इस अनकही सच्चाई को जानते थे? अचानक घर में गहरी खामोशी छा गई थी। मम्मी के फेवरेट सीरियल के बीच में टीवी बंद हो गया। सब्जियां धोते धोते नल खामोश हो गया। किचन में बर्तनों का शोर थम गया। दूर किसी मोबाइल फ़ोन की घंटी बजी। किसी ने ध्यान नहीं दिया। मैं अपने कमरे में गया और अंदर से दरवाज़ा बंद कर लिया। 2 घंटे और बीत गए। किसी ने मुझसे कोई बात करने की कोशिश भी नहीं की। नौकर आया और खाना चुपचाप मेज़ पर रखकर चला गया, जैसे वो एक गार्ड हो और मैं सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में एक अकेला कमरे में उम्र कैद भोगता हुआ कैदी, जिससे बात करने की उसे इजाज़त ना हो। अंजलि का बार बार फ़ोन आ रहा था। मैंने नहीं उठाया। देर रात कोई ज़ोर से मेरा दरवाज़ा खटखटाने लगा। दरवाज़ा खोला तो मेरा बड़ा भाई था। अभी अभी बाहर से आया था। उसने अपना बैग मेरे बेड पर फेंका और गुस्से में बोला, तू समझता क्या है अपने आप को? पता लगा मुझे भी,
तूने क्या नाटक किया है आज? पापा से ऐसे बात करने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? वो जो भी करते हैं हमारे लिए करते हैं, और अखबार में जो भी आया है तू विश्वास कर लेगा? कितनी मेहनत करते हैं पापा ताकि हम लोग आराम से रह सके। ये जो तू रात भर अपने फ्रेंड्स से बात करता है, ये जो ब्रांडेड कपड़े पहनता है, हर हफ्ते अंजलि के लिए गिफ्ट लाता है, ये दोस्तों को जो तू फिल्में दिखाता है, ये जो महंगा फ़ोन इस्तेमाल करता है, इसके पैसे कहाँ से आते हैं? ना जाने मुझे कहाँ से उस वक्त बड़े भाई को जवाब देने की हिम्मत आ गई। उस भाई को जवाब दिया मैंने, जिसके सामने मेरी ज़ुबान कभी नहीं खुलती थी। मैंने कहा, अगर मुझे पता होता कि ये पैसे बेईमानी के हैं तो कभी नहीं इस्तेमाल करता इन चीज़ों का। तुम्हें तो पता था ना भैया। भैया ने आग भरी नज़रों से मुझे देखा और इतनी ज़ोर से ज़ापट रसीद दिया कि मैं बिस्तर पर ही गिर पड़ा। मेरा अपना घर अचानक मेरे लिए अनजान लोगों से भरा हुआ एक मोहल्ला सा बन गया था। रात बीत गई, पापा से मेरा सामना नहीं हुआ। शायद उन्होंने मुझसे इस बारे में बात करने की ज़रूरत ही नहीं समझी। पता नहीं उनके मन में क्या चल रहा होगा। अगली सुबह पापा जल्दी ऑफिस चले गए। मैं नाश्ते की मेज पर बाहरी महसूस कर रहा था। मम्मी और भैया ने कुछ नहीं कहा, जैसे मैं वहाँ था ही नहीं। हाँ, माँ का दिल आखिर माँ का ही होता है। मेरे खाने की फिक्र भी थी। नौकर से बीच बीच में कह रही थी कि मुझे और टोस्ट दे आकर। भाई ने तो मेरी तरफ देखा ही नहीं। शायद पिछली रात को ज़िंदगी में पहली बार झापड़ का गोल्ड मेडल देकर और खातिर ना करना चाह रहा हो। शायद उन दोनों ने प्लान पहले से ही तय कर लिया था। मम्मी ने गला साफ करते हुए कहा, बेटा, पापा बड़े दुखी हुए तुम्हारी बात सुनकर। बोले, मुझे यकीन नहीं होता कि सिद्धांत ऐसा कह सकता है। उन्हें बहुत तकलीफ़ पहुंची है। आज शाम जैसे ही घर आए उन्हें सॉरी बोल देना, फिर सब ठीक हो जाएगा, ठीक है? मुझे यकीन ही नहीं हुआ। रात भर में मंथन करने के बारे में योद्धा बस यही इलाज निकाल पाए थे कि मैं पापा से माफ़ी मांग लूँ। मैं भी इडियल था। बिना कुछ कहे उठा, बैग उठाया और स्कूल को चल दिया। लेकिन वो रास्ता भी ऐसा था जैसे अकेलेपन के एक जंगल से दूसरे जंगल में जा रहा हूँ। रास्ते में कोई अखबार पढ़ता दिखता तो यही लगता कि पापा की थू थू कर रहे हो। स्कूल पहुँचा तो यूँ महसूस करवाया गया कि जैसे कोई मुजरिम कचहरी में दाखिल हुआ हो। सब दूर दूर से मुझे देख रहे थे। इतना अकेला शायद मैं आज तक महसूस नहीं किया था। मैंने अपने सामने चेहरों की भीड़ को घबराते हुए देखा। ऐसा लग रहा था कि कुछ तो मुझे धिक्कार रहे थे, मेरा मजाक उड़ा रहे थे, और कुछ मेरी किस्मत पर अफसोस कर रहे थे। बस एक ही लड़का था जो मेरे पास आया, और वो था मेरा बेस्ट फ्रेंड अभिषेक। कुछ बोला नहीं, बस बेंच पर बगल में बैठा रहा। मुझे मालूम था उसके भी मन में वही सब सवाल चल रहे थे जो मेरे मन में थे। मैंने चैन की सांस ली जब मुझे दूर से अपनी गर्लफ्रेंड अंजलि आती हुई दिखी। मैंने कहा, अंजलि, बैंक गार्ड तुम हो? सॉरी, मैं तुम्हारा फ़ोन। अंजलि ने एक बैग बीच में पटका और बोली, ये सारे गिफ्ट्स हैं जो तुमने मुझे दिए थे। कोई और लड़की ढूंढ लेना जिसे तुम अपने पापा की ली हुई घूस से खरीद कर गिफ्ट्स दे सको। कितनी आसानी से टूट जाते हैं सब।
एक दिन में पिछली सुबह और आज की सुबह में ज़मीन आसमान का फ़र्क था। 24 घंटे के अंदर मैं समझ ही नहीं पा रहा था कि मेरे प्यारे पापा कहाँ गुम हो गए। मेरी गर्लफ्रेंड्स ने मुझसे रिश्ता तोड़ दिया था और अपने दोस्तों के लिए मैं रातों रात एक अजनबी बन गया था। मैं स्कूल से निकल गया और सड़क पर चलने लगा। चारों ओर ट्रैफिक का शोर, फेरी वाले, सब्जी वाले, फल वाले, रुमाल, प्लास्टिक के खिलौने बेचते हुए। कोई गाड़ी सर्विस से बगल से निकल गई। ड्राइवर ने किसी तरह मुझे बचाया और चिल्लाता हुआ चला गया। आंखें नहीं है क्या? आंखें हैं यार। आंखें खुली तभी तो ये सच देखा। लेकिन अब क्या करूँ इन आँखों का और इस सच का? क्या करूँ अपने आप का, जो ना एक बेईमान बाप का बेटा होकर रहने के लिए राजी है, ना अपने पिता की तकलीफ़ देखना चाहता है। अगर कोई ईमानदार इंसान होता तो शायद सीधे पुलिस स्टेशन चला जाता, इनकम टैक्स वालों को फ़ोन कर देता, उसी अखबार के ऑफिस में घुस जाता जिसमें मैंने वो अखबार पढ़ी थी। लेकिन मैं उतना ईमानदार नहीं था। पापा की बेईमानी के पैसे से मुझे जो कर रहा था इतने साल, क्यों नहीं पूछा था कभी मैंने खुद से कि जब वर्मा अंकल और पापा साथ साथ काम करते हैं एक बराबर की पोस्ट पर, तो वो छोटी गाड़ी से क्यों जाते हैं और हमारे पास कैसे इतनी बड़ी कार है? सच कह रहा था वो नाराज़ ड्राइवर। आंखें नहीं है मेरे पास। पता नहीं चला कि कब मैं चलते चलते उस घर के सामने पहुंच गया जहां बचपन में आम खाए थे और गिल्ली डंडा खेला था, जहां रात को पंचतंत्र की कहानियां सुनी थी और एक बुज़ुर्ग के पांव दबाए थे। हाँ, मैं दादाजी के घर पहुंच गया था। अंदर जाते ही उनकी गोद में सर रख दिया और बेतहाश रोने लगा। दादाजी तक सब खबर पहुंच गई थी। मेरे बालों में उंगलियां फिराते हुए बोले, सिद्धांत बेटा, अब तू जान गया बेटा कि मुझे पापा के घर में रहना क्यों मंजूर नहीं था। उनकी गाड़ी में कभी क्यों नहीं बैठता हूँ मैं, उनके साथ कभी छुट्टियों पर नहीं जाता हूँ। कायर हूँ बेटा। अपने बेटे को पुलिस के हवाले करने की हिम्मत मुझ में नहीं है। बस उसकी बेईमानी से मुंह मोड़कर जी रहा हूँ। उस दिन घर पहुँचा तो शायद मम्मी पापा ने यही सोचा होगा कि अब अक्ल ठिकाने आ गई होगी। मैं किसी से कुछ बोला नहीं और बिना बोले अपने कमरे में वापस चला गया। घर में अब भी मातम का माहौल था। हालांकि मम्मी और भैया कुछ हल्की फुल्की बातें कर रहे थे, जैसे किसी की मौत के 10 दिन बाद धीरे धीरे सामान्य जीवन की ओर आने का नाटक करने लग जाते हैं, स्मॉल टॉक करने लग जाते हैं। लेकिन मेरे अंदर जिसकी मौत हुई थी उसका गम इतनी आसानी से सामान्य होने वाला नहीं था। हिंदुस्तान में करोड़ों ऐसे परिवार होंगे जहां बच्चे ये जानते होंगे कि उनके माँ बाप ने घूस से, बेईमानी से, दलाली से, चोर बाजारी से कमाई है अपनी दौलत, कि ये जो बड़ा LCD टीवी दीवार पर लगा है ये उसी 1 लाख रुपए से आया है जो किसी लोअर मिडिल क्लास के पिता ने शायद अपनी बेटी की शादी के लिए बचा कर रखे होंगे और अब किसी की फाइल को आगे बढ़ाने में स्वाहा हो गए। वो नैनीताल और कश्मीर और बैंकॉक की छुट्टियाँ, उनकी मम्मियों के सोने के जेवर, नई चमचमाती गाड़ी जो उनकी आत्माओं को रौंद कर निकली और टायरों के निशान भी ना छोड़े। लेकिन कर क्या पाते होंगे वो बच्चे? क्या कभी सोचते होंगे कि किसी मजबूर के कलेजे से नोच कर लाई गई है उनकी खुशियाँ? घिन नहीं आती होगी किसी 5 स्टार होटल में घुस के पैसे के लिए गए कमरे में
शावर के नीचे नहाने में गंदा नहीं महसूस करते होंगे। मुझे तो घिन आ रही थी अपने आप से, लेकिन मेरे दादाजी की सिखाई हुई ईमानदारी आज भी मेरे पापा की बेईमानी पर भारी पड़ रही थी। खुरच खुरच कर निकाल देना चाहता था अपने शरीर से वो सारे ऐश और आराम जो अपने बेईमान पापा ने मुझ पर लूटे थे। बाहर गाड़ी रुकी, पापा घर आ चुके थे। थोड़ी देर बाद नौकर दरवाज़ा खटखटाकर कमरे के अंदर आया और बोला, साहब बुला रहे हैं। मैंने कहा, आता हूँ। मैं बाहर गया तो लगा जैसे मैं बकरी चुराने वाला मुजरिम हूँ और मेरे सामने पूरी पंचायत लगी थी। पापा, मम्मी और बड़े भैया थे। पापा ने कहा, तुम्हारी मम्मी ने बताया कि तुम बड़ा सॉरी फील कर रहे हो। इट्स ओके, चलो कहीं बाहर चलते हैं खाना खाने, तुम्हारी फेवरेट चाइनीज़। शायद सब सोच रहे थे कि मैं दौड़कर पापा के गले लग जाऊंगा। मैंने पापा से कहा, पापा मैं ज़रूर जाऊंगा हॉस्टल, डॉर्मिटर में सो जाऊंगा, बाथरूम शेयर करूंगा और गंदी पीली दाल खाऊंगा। मैंने फॉर्म जमा कर दिया है। आप मेरे पापा हैं, आपसे हमेशा प्यार करूंगा। रिस्पेक्ट का पता नहीं, हॉस्टल की फ़ीस को मैं आपका दिया हुआ लोन समझूंगा, बहुत जल्दी चुका दूंगा। और हाँ, चाइनीज़ खाने आप लोग चले जाओ, मैं अंजलि के साथ पाव भाजी खाने जा रहा हूँ। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।